हेलो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे भारत के भूगोल में भौतिक स्वरूपों की। उसके अंदर हमने पढ़ा था उत्तर का विशाल मैदान। उस उत्तर के विशाल मैदान में हमने उसके पार्टों की बात की। हम पढ़ रहे थे उत्तर का विशाल मैदान। पहले हमने हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित या उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र की बात कर ली थी। ये दूसरा प्रकार था अपना उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, इसके अंदर हमने कुछ बातें की हैं उत्तर के विशाल मैदान की, जिसमें उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उत्पत्ति में भूसंगति के अनुसार हमने बात की है। प्लेट विवर्तनी के अनुसार ये जो मैदान है वो कैसे बना है उसकी बात की है। आगे हम बात करेंगे इसके वर्गीकरण की, जिसमें कल थोड़ी बहुत चर्चा कर ली थी। इसके अंदर हमने मैदानी क्षेत्रों की बात कर ली है। जो भाग हम इस मैदानी भाग में की थी, ये जो क्षेत्र है भारत वाला, इस क्षेत्र में 4 प्रकार के मैदानी भागों को वर्गीकरण किया गया है। ये 4 भाग कहाँ पे हैं, इस भाग में हम बात करेंगे। जैसे हम बात करें इसके यहाँ से ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वाला इधर से इतना क्षेत्र है। यहाँ पर ये राजस्थान वाला क्षेत्र था, यहाँ पे ये वाला, और यहाँ पे ये जो क्षेत्र है इधर वाला, ये जो क्षेत्र है 4 प्रकार से बांटा गया है इसको। ये भाग, ये तो जिसके अंदर ये जो पार्ट दिख रहा आपको, इसको कहा गया है यहाँ पे सिंधु का मैदान। सिंधु का मैदान, ठीक है, इस भाग को क्या कहा गया है, सिंधु का मैदान। यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो सिंधु नदी है वो पर्वतीय क्षेत्रों में बहती है, मैदानी भाग नहीं है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं मैदानी भाग। ठीक है, यहाँ पे ये राजस्थान वाला मैदान है। यहाँ पे ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, इस क्षेत्र को कहते हैं गंगा का मैदान। ठीक है, इस भाग को क्या कहते हैं, गंगा का मैदान। और जो ये भाग दिखता है आपको, इस भाग को कहते हैं यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, 4 भाग हैं, सिंधु का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान और ये ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब इनके अंदर हम देखेंगे कि क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन सी शिलाकृतियाँ हैं, कौन सी इसकी विशेषताएँ हैं, कैसा इनका ढाल है। वर्गीकरण में क्या पढ़ते हैं, हम यही पढ़ते हैं कि यहाँ पे कौन सी नदियाँ हैं, उनके द्वारा यहाँ पे कौन सी फसल होती है, सिंचाई के द्वारा होती है नहीं होती है, वर्षा कितनी होती है, वर्षा के कारण कौन सी फसल होती है। यहाँ पे इस प्रकार के जो वर्गीकरण करते हैं हम इस तरह के विशाल मैदान में, क्योंकि उत्पत्ति तो हमने पहले पढ़ ली है कि ये मैदान बना कैसे है। अब इसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएँ हैं वो हम देखते हैं वर्गीकरण में। तो यहाँ पर हम पहले प्रकार को लेकर चलेंगे। पहला प्रकार हम ले रहे हैं सिंधु का मैदान। ठीक है, थोड़ी बहुत इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। ठीक है, यहाँ से मानसरोवर झील, गोखरचू, सान की बाव, ग्लेशियर से, ग्लेशियर किसको बोलते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में जो हिमाच्छादन जो क्षेत्र होते हैं, हिमाच्छादित होते हैं, वहाँ पर उस क्षेत्र का नाम दिया जाता है, उनको हम ग्लेशियर बोलते हैं। तो वो बोखरचू, शान की बाव, ग्लेशियर से एक यहाँ से कैलाश पर्वत से एक नदी निकल कर के आती है, यहाँ से सिंधु नदी, और ये भारत में प्रवेश करती है और फिर पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, यहाँ पर इस नदी की सहायक नदियाँ हैं। यहाँ इस क्षेत्र में इसकी सहायक नदियों में यहाँ पे झेलम है, यहाँ पर चिनाब है। ठीक है, ये दोनों जाकर के इसमें मिल जाती हैं। इधर से एक रावी नदी आती है, ये रावी नदी भी आगे जाती है। यहाँ पे व्यास और सतलज नदी, जो कि यहाँ पंजाब में हरिके नामक स्थान पे एक होकर के
रावी नदी में मिल जाती हैं और रावी नदी का पानी आकर ले जा कर के चिनाब में मिल जाते हैं और चिनाब का पानी कहाँ चला जाएगा, सिंधु नदी में चला जाएगा। ठीक है, इतने प्रकार की नदियाँ हैं। इन प्रकार की ये जो इसकी सहायक नदियाँ हैं, सिंधु की जो सहायक नदियाँ हैं, इनके मध्य का जो क्षेत्र है, मैदानी भाग है, जो इनके द्वारा अवसाद जो जमा करती गई है नदियाँ मिट्टी का, तो उससे जो मैदान बना है यहाँ पे वो कौन कौन सी नदियाँ हैं यहाँ पे, इसका नाम क्या है, झेलम है। ठीक है, यहाँ पे इसका नाम झेलम, इसका नाम यहाँ पे ये सिंधु, ऊपर वाली कौन सी है, सिंधु नदी। यहाँ पे इसका नाम है झेलम। झेलम के बाद में इस नदी का नाम है यहाँ पे चिनाब। ठीक है, यहाँ पे ये नदी है, इसका नाम है रावी, और इस नदी का नाम है यहाँ पे व्यास, और सबसे लास्ट वाली है ये सतलज। इस नदी का नाम क्या है, सतलज। ठीक है, इतने प्रकार की नदियां हैं। अब इन नदियों के जो बीच का भाग होता है उसको बोला जाता है दोआब। क्या बोला जाता है, दोआब। ठीक है, दोआब यानी मैदान। तो इन दो नदियों के बीच में जो जगह है, यहाँ पे झेलम है, सिंधु है ऊपर वाली, इसी झेलम है, इसके ये बीच वाली भूमि है, इस पे जो मृदा का अवसादन हुआ था उसको बोला जाता है सिंधु सागर दोआब। ठीक है, मैं एक साथ इसको लिख रहा हूँ, आप यहाँ पे समझ जाना इस भाग में। यहाँ पे ये सिंधु नदी, यहाँ पे सिंधु नदी, इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ, ये झेलम, इसके बाद यहाँ पे चिनाब, इसके बाद में यहाँ पर रावी, और इसके बाद में यहाँ पे व्यास, और लास्ट में सतलज। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों के यानी इन दो नदियों के बीच का भाग है, ये जो दो नदियाँ हैं इसके बीच वाले दोआब को कहते हैं यहाँ पे सिंधु सागर दोआब। क्या कहते हैं, सिंधु सागर दोआब। ठीक है, इन दो नदियां हैं, इनके बीच के भाग को कहते हैं यहाँ पे चेज दोआब। चेज दोआब। और चिनाब और रावी जो नदियां हैं, इनके बीच की भाग को कहते हैं यहाँ पे रचना दोआब। रचना दोआब। फिर रावी और व्यास के बीच इसको कहते हैं बारी दोआब। क्या कहेंगे, बारी दोआब। और जो लास्ट में है व्यास और सतलज की, इसको कहते हैं बिस्त दोआब। क्या कहेंगे, बिस्त दोआब। ठीक है, अब आपको ये नाम याद रखने हैं कि इनके बीच के जो भाग हैं इनको हम क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको सिंधु सागर दोआब कहते हैं, इसको चेज दोआब बोलते हैं, इसको रचना बोलते हैं, इसको बारी बोलते हैं, इसको बिस्त बोलते हैं। अब आपको दिमाग में ये रखना है कि ये आपको रटना है। ठीक है, लेकिन आपको ये रटना नहीं है, आपको ये समझना है कि इसको कैसे समझा जाए और याद रहे लंबे टाइम तक। ठीक है, वो कैसा होगा, अपने को क्या करना है, जो ये नदियां हैं इनका क्रम याद रख लेना। जो ये नदियां हैं इनका क्रम याद रख लेना और इनके पहले अक्षरों को लेते हुए इन नामों को बनाना। ठीक है, यहाँ पे इसको तो सेम रख दो, सिंधु को तो क्या रख दो, सेम रख दो कि ऊपर का नाम है, इसको लिख देंगे सिंधु सागर दोआब। ठीक है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे आपको ने सिंधु लिख लिया। झेलम और चिनाब नदी है, यहाँ पे इस चिनाब से चे बन गया और झेलम से जय बन गया, तो चिनाब और झेलम के बीच में चेज है। जय कहाँ से बना, चिनाब से। जय कहाँ से बना, झेलम से। ऐसे ही आपको चिनाब और रावी का लेना है।
यहाँ पे रचना है तो रह तो कहाँ से आ गया, रचना इससे, और चना कहाँ से आ गया, इस चिनाब से। ठीक है, यहाँ से र आ गया और यहाँ से चना आ गया, यानी रचना। आपको और किसी में ऐसी नहीं मिलेगी, और इसमें देखो तो रचना नहीं है, इसमें मिलेगी आपको र मिल गया और चना मिल गया। आपको यहाँ पे रावी और व्यास है तो बा कहाँ से मिल गया, व्यास से, और री कहाँ से मिल गया, रावी से। ठीक है, इसमें बिस्त है तो बी तो किसे मिल गया, व्यास से, और ये सत कहाँ से मिल गया, सतलज से। तो आपको इनके पहले अक्षरों को ध्यान में रखते हुए इनको आपको याद रखना है कि कौन सी के बीच में कौन सा है, वरना आप तो भूल जाओगे। चेज का मतलब आप समझोगे तो चेज आप चिनाब और रावी के बीच में भी कह सकते हो। तो इससे आपको ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन भी मिलेंगे। इससे आपको ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन मिलेंगे तो ये पूछा जाएगा कि रचना दोआब किन किन नदियों के बीच में भाग है। ठीक है, तो रचना कहाँ पे होगा, तो आपको ये पता होगा कि रचना आपने ऐसे लिखे है तो ये तो चिनाब हो गई और ये रावी हो गई, तो आपको ये रावी और ये चिनाब। ठीक है, यहाँ आपको पूछ ले चेज दोआब किस में बीच में है, तो जय का मतलब झेलम, चय का मतलब चिनाब। यहाँ पे पूछा जाए बारी किसके बीच में है, तो बारी इसका मतलब ब्यास हो गया, इसका मतलब रावी हो गए। इससे यहाँ पे बोले तो ये ब्यास हो गई, ये सतलज हो गई। तो आपको इस अनुसार आपको याद रखने हैं। यहाँ पे पहले अक्षरों को लेते हुए इनको बनाया गया है। ठीक है, तो इसको सीधा से सीधा याद आप रख सकते हो, तो इनको ध्यान में रखना। ये कहाँ पे है, सिंधु वाले मैदान में। ठीक है, यहाँ पे जो ये सिंधु का मैदान है इसमें धोरोस और धांड जैसी शिलाकृतियाँ मिलती हैं। कौन कौन से मिलती हैं, एक तो धोरोस और एक धांड। ये जो शिलाकृतियाँ हैं, धोरोस का मतलब होता है कि ये जो मैदानी भूमि है इनके मध्य में, इस मैदानी भूमि में जो अवशिष्ट संकीर्ण जो नदी घाटी है, जो नदी घाटी रह गई है, उसको बोला जाता है धोरोस। ठीक है, जो दो भाग हैं, जैसे मान लो यहाँ पे दो नदियाँ हैं, इनके बीच में मैदानी भाग है। इस मैदानी भाग में यहाँ पे किसी जगह पे किनारे पे यहाँ पे अवसादन नहीं हुआ और कोई खाई पड़ी हुई है या उसके संकीर्ण नदी घाटी पड़ी हुई है, तो उस नदी घाटी को यहाँ पे बोला जाता है धोरोस। और उसी नदी घाटी में जो जल भर जाए तो उसको बोलते हैं धांड। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार की ये दो शिलाकृतियाँ मिलती हैं। यहाँ पर एक शिलाकृति और मिलती है जो यहाँ बीच में ही है। यहाँ पे सतलज और यमुना का मैदान मिलता है, सतलज यमुना का मैदान। इसके कई नाम हैं। इसको हम यहाँ पे ट्रांस गंगा या गंगा पार का मैदान भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो गंगा नदी आती है, ये गंगा नदी आएगी। ठीक है, इस गंगा को पार करके ये मैदान है। ठीक है, यहाँ पे सतलज नदी और इसकी सहायक नदी है, यहाँ पे गंगा की सहायक नदी है यमुना, इसके समानांतर जाके आगे मिलती है। तो यहाँ ये यमुना का और ये गंगा सतलज का मैदान है। तो दोनों किसके मध्य में है, गंगा और सिंधु नदी के बीच का भाग है। तो इसको सिंधु और गंगा का विभाजक मैदान भी बोला जाता है। ठीक है, और पंजाब हरियाणा का मैदान इसलिए बोला जाता है कि यहाँ पे पंजाब वाला क्षेत्र और ये हरियाणा वाला क्षेत्र, पंजाब की तरफ सतलज और हरियाणा की तरफ यमुना नदी, तो यहाँ पे इसको पंजाब और हरियाणा का मैदान भी बोला जाता है। तो आपको ध्यान में रह गया होगा, यहाँ जो सतलज यमुना का मैदान है, सतलज सिंधु की सहायक नदी है और यमुना गंगा की सहायक नदी है। दोनों नदियों के बीच में, यानी कि यहाँ पे गंगा और इसके बीच का भाग है, तो इसको गंगा और सिंधु का विभाजक मैदान भी बोला जाता है, या पंजाब हरियाणा का मैदान भी बोल सकते हो। तीसरा नाम आपको याद रखना है यहाँ पे, ट्रांस गंगा का मैदान। ट्रांस यानी गंगा को पार करना, यानी गंगा पार मैदान। ठीक है, तो इस प्रकार की आकृति को यहाँ पे सतलज यमुना का मैदान भी बोला जाता है। इसके बाद में यहाँ पे एक शिलाकृति और आती है। ठीक है, उसको बोलते हैं धाया। क्या बोलते हैं, धाया। ये क्या होता है, जब इसकी नदी घाटी है, जैसे मान लो ये कोई नदी बेसिन है, यहाँ पे इस प्रकार की आकृति है, ये यहाँ पे बीच से एक नदी बह रही है, इसकी नदी का ये घाटी है, यहाँ पे ये नदी कटाव करेगी तो इसका बेसिन ऐसे हो जाएगा। ऐसे होने पर इसका जो ये ढाल है, ऐसा बेसिन हो जाएगा, इसके बीच से नदी बह रही है। अब इसका ये खड़ा ढाल है, ये जो इसका ढाल होगा खड़ा वाला, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे धाया। क्या बोलेंगे, धाया। एक शिलाकृति यहाँ पे है कंकड़ की।
कंकड़ बोलते हैं यहाँ पे इस नदी के द्वारा तो चूने की ग्रंथिकाएं हैं, जो चूने के पदार्थ ला करके एक जगह यहाँ पे स्थापित कर दे, निक्षेपित कर दे, तो उन चूने की छोटी छोटी ग्रंथिकाओं को यहाँ पे कंकड़ बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे उस चूने की ग्रंथिकाओं क्या बोलते हैं? कंकड़ बोलते हैं। एक स्थलाकृति और होती है यहाँ पे रे कलर वाली। क्या है? रे है कलर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। रे कलर को अनेक विद्वान ये बताते हैं कि ये गंगा का मैदान है, उसका भाग है। ये कहाँ पर पाया जाता है? यहाँ गंगा के पश्चिमी भाग में, यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, इस भाग में ये रे कलर वाली समस्या होती है। रे कलर वाली समस्या क्या होती है? जब यहाँ पे जो मृदा परिच्छेदिकाएँ होती हैं, यहाँ जो ये भाग है, जैसे इसमें मृदा परिच्छेदिका हैं, हमने बात की है लास्ट ईयर में, इसमें ऊपर वाली परत ए संस्तर, बी संस्तर होते हैं, सी संस्तर होते हैं। तो जो बी संस्तर है, ये ए वाली संस्तर है, ये बी वाली संस्तर है। तो यहाँ पे चुनने की जो कोई परत है मान लो, ठीक है, यहाँ पे चुनने की परत है, ये महीन मिट्टी, बारीक कणों वाली मिट्टी है। तो यहाँ पे जो बी संस्तर है, ये क्या है? बी संस्तर है। इससे कोई चुनने के पदार्थ हैं, ठीक है। ये चुनने के पदार्थ केशिका क्रिया के द्वारा, किस क्रिया के द्वारा? केशिका क्रिया। केशिका क्रिया का मतलब होता है बी संस्तर से ए संस्तर की ओर आना, यानी नीचे से ऊपर की ओर आना, ऊपर से नीचे की ओर, यानी कि लीचिंग प्रोसेस। ठीक है, ये तो लीचिंग प्रोसेस होता है, लेकिन ये नीचे से ऊपर की ओर आना यानी केशिका क्रिया होती है। इस केशिका क्रिया के कारण ये, इनको तो निक्षालन बोलते हैं, ठीक है, लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं, ऊपर से नीचे जाना। लेकिन यहाँ जो रे कलर वाली समस्या होती है, वो समस्या होती है यहाँ पे केशिका क्रिया की। ये केशिका क्रिया क्या करती है? नीचे से जो सफ़ेद परत है, चुनने का जो पदार्थ है, वो पानी के साथ घुल करके ऊपर की ओर आ जाता है और ऊपर आकर के इस परत पे बिछ जाता है। यहाँ पे वो सफ़ेद परत आपको नज़र आएगी, तो उस सफ़ेद परत को यहाँ पे बोला जाता है रे कलर। अनेक विद्वान बोलते हैं कि ये गंगा के मैदान का भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये रे कलर वाली समस्या होती है, इससे मृदा में एक अलग प्रकार की विशेषता निकल के आती है, वो है ऊसरीकरण की। कौन सी विशेषता होती है? ऊसरीकरण की विशेषता होती है। इस ऊसरीकरण वाली विशेषता होती है। ये ऊसरीकरण क्या होता है, इसको समझ लो आप। जब मृदा होती है, मृदा सामान्य होगी या उदासीन प्रकार की मृदा होगी, तो उसको पीएच से ही पहचान सकते हैं। मृदा को हम पहचानेंगे तो उसका पीएच मान होता है, उससे पहचान सकते हैं कि ये मृदा लवणीय है या अम्लीय है या लवणता है, इसमें क्षारीय है। ठीक है, किस प्रकार की मृदा होगी, तो उसको पहचानने के लिए हमें पीएच मान का सहारा लेना होता है। तो यहाँ पे जिस सामान्य मृदा या उदासीन प्रकार की जो मृदा होती है, उस मृदा में क्षारीय या लवणता या अम्लीयता के जो प्रभाव दिखाई देने लग जाते हैं अपने को, तो उस प्रकार की मृदा को ऊसरीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो ऊसरीकरण की जो समस्या होती है, वो इस रे कलर के कारण ही होती है यहाँ पे इस मृदा में। तो यहाँ पे बी संस्तर से ए संस्तर की तरफ जो केशिका क्रिया के माध्यम से यहाँ पे सफ़ेद जो परत जम जाती है, उसको यहाँ पे रे कलर की समस्या कहा जाता है। इस समस्या निक्षालन वाली समस्या होती है लीचिंग प्रोसेस से, जो ऊपर के जो कंकड़ जो चुनने के पदार्थ हैं या स्नेक वाले जो पदार्थ हैं, वो आकर के इस परत में जमा हो जाते हैं। यहाँ पे मान लो एक परत जमा कर देते हैं, ऊपर की परत है पानी के साथ घुल करके इस भाग में यहाँ पे जमा हो जाएगी। तो जमा होने के कारण ये एक लेयर बना लेगी, और लेयर बनने के बाद में जो ये पानी आएगा, इसको पार करके नीचे नहीं जा पाएगा, रिस करके नीचे नहीं जा पाएगा। कुछ टाइम के बाद में यहाँ पे इस क्षेत्र में पानी भर जाएगा, इस मिट्टी में क्या हो जाएगा? पानी भर जाएगा, और वो पानी अब ज़्यादा होने पर इस धरातल के अंदर नहीं जा पाता और ये ऊपर ही खड़ा रहता है, यहाँ पे खड़ा हो जाता है पानी। तो उस खड़े हुए को यहाँ पे सेम की समस्या बोलते हैं। जो पानी आप देखते होंगे गंगानगर हनुमानगढ़ की तरफ, तो उस तरफ यहाँ पे जो पानी है उसमें सेम की समस्या है। वहाँ का जो लवणीय पदार्थ है, जो क्षारीय पदार्थ हैं, वो पानी के साथ घुल करके या निक्षालन क्रिया से, लीचिंग प्रोसेस से ए संस्तर से बी संस्तर की ओर जाकर के एक नीचे की तरफ लेयर बन जाती है। उस लेयर को तोड़ने के लिए यहाँ पे जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम। आप देखते होंगे हनुमानगढ़ की साइड में यहाँ पे जिप्सम का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं खेती में। तो वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो इस लेयर को तोड़ने के काम में लेते हैं उस मिट्टी को।
क्योंकि उस मिट्टी में वो पदार्थ होते हैं जो लवणीय और क्षारीय पदार्थों को विखंडित कर देते हैं, उस लेयर को तोड़ देते हैं, जिसके कारण वहाँ पे जिप्सम का उपयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये निक्षालन की क्रिया है, नीचे से ऊपर की ओर आना केशिका क्रिया होती है, तो दोनों को आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, इसके बाद में ये तो हो गई क्या, सिंधु के मैदान की बात। कौन कौन से स्थलाकृतियाँ मिलते हैं, धौरों धांट क्या होता है, छाया क्या धाया क्या होता है, कंकड़ क्या होते हैं। यहाँ पे आप रे कलर वाली समस्या भी देख सकते हो। रे कलर की ज़्यादातर विद्वान इसको गंगा का मैदान की मानते हैं। ठीक है, दूसरा प्रकार हम लेते हैं, ये तो हो गया अपना उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, इसमें हम बात कर ली सिंधु के मैदान की। इसके अंदर दूसरा प्रकार है सिंधु के बाद में यहाँ पे गंगा का मैदान। कौन सा है, गंगा का मैदान। गंगा के मैदान की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। वो क्यों बांटा गया है वो आगे बात कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले अब देखते हैं इसका ढाल कहाँ है, गंगा के मैदान का ढाल कहाँ है। इसका तो आपको पता ही होगा, ढाल किधर जा रहा है, इधर दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा है। यहाँ पे एक नदी निकल कर के आती है, इस नदी का नाम है गंगा नदी, जो अलकनंदा और भागीरथी नदियों को लेकर के आगे बढ़ती हुई आगे जाती है। यहाँ पे इसकी एक शाखा निकल कर के हुगली नाम से अलग होती है, यहाँ आगे बढ़कर ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ठीक है, इस ब्रह्मपुत्र, इस हुगली नदी में ही एक नदी आकर के इधर से मिलती है, उस नदी का नाम है दामोदर। ठीक है, यहाँ पर इस नदी में इधर से एक नदी आकर के मिलती है, उस नदी का नाम है चंबल। इसकी एक सहायक नदी है यमुना, ये नदी यहाँ पे आके मिलती है, चंबल इस यमुना में मिल जाती है। इधर से एक नदी आकर के मिलती है और वो है सोन नदी, वो इस गंगा में मिल जाती है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका ढाल किस तरफ है। आपको इधर देखो, इसके 3 भाग है, ये इसका ऊपरी घाटी है, ये इसकी मध्यवर्ती घाटी है, ये इसकी निचली घाटी है। तो इस ऊपरी घाटी में इसका ढाल किधर है, उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी 2 शाखाओं के रूप में आते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, यहाँ पे मध्यवर्ती घाटी में इसका ढाल है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। ठीक है, यहाँ पे इसका ढाल कहाँ है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ये दक्षिणी भाग है इसके मैदान का, और दक्षिणी भाग का कौन सा भाग है, पश्चिमी भाग है। तो पश्चिमी भाग में कहाँ ढाल इसका, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिणी भाग का जो मध्यवर्ती भाग है, इसका ढाल है दक्षिण से उत्तर की ओर। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें पूर्वी भाग या इसकी निचली घाटी में, तो पूर्वी भाग में इसका ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर भी है और पश्चिम से पूर्व की ओर भी है। तो यहाँ पे निचली घाटी में इसका उत्तर से दक्षिण तो हुगली नदी के रूप में है, पश्चिम से पूर्व की तरफ दामोदर नदी के रूप में है। तो इसका ढाल आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत सारे ढाल हैं यहाँ पे अनेक विशेषताएं देखने को मिलती हैं कि यहाँ पे तो ये उत्तर से दक्षिण जा रही है, इधर से ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व जा रही है, इधर से उत्तर दक्षिण जा रही है, फिर पश्चिम से पूर्व जा रही है। इधर देखें तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व जा रही है, यहाँ देखें तो दक्षिण से उत्तर जा रही है। तो इसके ढाल हैं वो अनेक प्रकार के, जहाँ पे इसको ढाल मिल गया उधर से इसका पानी आ गया। तो इस गंगा के मैदान के अनेक ढाल हैं, तो इन ढालों को आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।